everyone. Arun sir here. Welcome to my channel Arun's e-learning, Arun's Accounts Unlimited. We are in chapter buyback of shares, section 68 of the Companies Act 2013. In my previous videos on this chapter, we have completed all the means formalities, conditions of buyback, journal entries, and today last part of the theory, that is vertical balance sheet of a joint stock company. ये वीडियो में आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी का वर्टिकल बैलेंस शीट बताने वाला हूं। जो चैप्टर आपको TY 5th सेम में है उसमें नॉर्मली आपको बैलेंस शीट पूछा जाएगा। फाइनल अकाउंट छोड़ के बाकी के लिए अभी का जो बैलेंस शीट कॉम्प्रिहेंसिव है। Therefore, by heart the format, wherever required, use it. आप इसको अच्छे से यूज कर लेना, समझे कि नहीं? Yes, let's start now. Earlier, we used to a balance sheet known as horizontal balance sheet. Horizontal balance sheet. On the right hand side, there will be asset, left hand side, there will be liabilities. But as and when the whole scenario of the commerce changed, development took place all over the world, there was a need to change the format of balance sheet. दुनिया में बिजनेस करने का तरीका बदला, रिक्वायरमेंट बदला, इसलिए बैलेंस शीट में बहुत सारा चेंजेस बाकी था, उसको करना पड़ा। इसलिए 2011 अप्रैल 1 के बाद एक हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट को वर्टिकल बैलेंस शीट में कन्वर्ट किया गया। एज यू नो, वर्टिकल इज वेरी सिंपल है। हॉरिजॉन्टल में इधर एसेट है, इधर लायबिलिटी है। वर्टिकल में इधर लायबिलिटी है, इधर एसेट है, नाम तो चेंज रहेगा। So now each and every company must prepare its balance sheet in this vertical format only as per schedule number 3 of the Companies Act 2013. Schedule 3. All the important entries are made in the main balance sheet, and thereafter notes are given, not schedules, notes are given. आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, शेयर कैपिटल का, सरप्लस का, फिक्स्ड एसेट का, जो भी है आपको देना पड़ेगा। सो व्हाट इज बैलेंस शीट? सिंपल, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दैट यू नो, ऑल ऑफ यू नो. Why it is prepared? A balance sheet is prepared to know true and fair view of the financial position of the business, है ना? सो आपका बैलेंस शीट का ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा शेड्यूल 3 के हिसाब से। पहला और अभी का बैलेंस शीट में बहुत सारा बदलाव है, लेकिन अभी उसमें से एक नया कॉन्सेप्ट किया है, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब 365 दिन का एक ईयर। इधर दो कॉन्सेप्ट आया है, नॉन करंट और करंट। अगर आपका एसेट और लायबिलिटी 1 ईयर ज्यादा पीरियड को हो उसको नॉन करंट बोलते हैं, और 1 ईयर से कम हो उसको बोलता है करंट। मतलब आपका अगर ट्रांजैक्शन, जो भी आइटम एक अकाउंटिंग साइकिल का अंदर गिरता है वो करंट है, एक अकाउंटिंग साइकिल को क्रॉस करता है वो नॉन करंट है। बस आपको इतना समझना है, करंट एंड नॉन करंट और अकाउंटिंग साइकिल। सिंपली बोलो, जो भी आइटम 1 ईयर का अंदर कवर होता है वो करंट है, 1 ईयर को क्रॉस करता है उसको नॉन करंट है। समझा? सो वी स्टार्ट विथ द फॉर्मेट नाउ। फॉर्मेट के साथ हम बताए आपको उसका अंदर क्या क्या लिखना रहता है, और बायबैक के लिए ज्यादा मीन्स आपको लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन ये बैलेंस को बाय हार्ट करना बहुत जरूरी है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर है उसमें भी इसका यूज होएगा, फाइनल अकाउंट में तो होएगा। मैंने थोड़ा मीन्स मॉडिफिकेशन किया हुआ जो एक्ट में दिया हुआ आपका चैप्टर को देखते हुए। ओटर पे भी आपको हेडिंग लिखना है, नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम लिखना है टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में। बैलेंस शीट एज ऑन आपको मालूम है, वो डेट बताना है। देन एक 5 कॉलम बनाना है, एक सीरियल नंबर के लिए समझो, उसको अवॉइड भी कर सकते हैं।
देन पर्टिकुलर्स कॉलम है एसेट और लायबिलिटी का नाम लिखने के लिए, देन नोट, ये पर्टिकुलर मेन उसका नोट कौन सा इसमें दिया हुआ एबीसीडी में, देन मैंने तो इनर कॉलम आउटर कॉलम नॉर्मली पीएससी और करंट ईयर का रहता है, सो हमने इनर और आउटर कॉलम बनाया, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ऑल ऑफ यू कैन सी। सो फर्स्ट अभी लायबिलिटी साइड को एक नया नाम दिया इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहले लायबिलिटी बोलते थे, लायबिलिटी मतलब कर्जा, कर्जा मतलब अभी बाहर वालों को देने को बाकी रखा हुआ अमाउंट, और इक्विटी मतलब जो हमारा अंदर वाले इंटरनल पीपल है, ओनर्स, उन लोगों को देने वाला कर्जा। कर्जा कर्जा ही होता है, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल को इक्विटी बोलते हैं, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, उन लोगों का। देन लायबिलिटी है, जैसे डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स है। सो आपका लायबिलिटी साइड का अभी नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी। And your equity and liability side is divided once again into three basic categories. One is shareholders funds, non-current liabilities, current liabilities. Tell me, your equity and liability side is divided into three broad categories. One is shareholders funds, other one is non-current liabilities, and next one is current liabilities. तो आपका liability side का तीन part हो गया. First one, shareholders funds. नाम बताता है, name speaks, name spells. Shareholders funds, funds payable to shareholders in various capacity, amount payable to shareholders, उसको shareholders funds बोलते हैं. shareholders funds वापस दो टाइप का है, एक शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मतलब अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द शेयरहोल्डर्स इनटू द बिजनेस। ये शेयर कैपिटल का अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है। तो आपको नोट्स में नोट नंबर ए में शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिटेल देके टोटल करके लिखना है, उसको इधर ब्रिंग करना है। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस मींस आपका बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है उसको अलग अलग कारण के लिए अलग अलग नाम से अलग अलग जगह में आप मेंटेन किया है कुछ रिजर्व्स के रूप में। वो जनरल रिजर्व हो सकता है, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, आपका डेबिट बैलेंस होगा तो माइनस करते हैं इसमें से, लॉस होगा तो इसमें से माइनस करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस से। देन आपका सिंकिंग फंड हो, है ना, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो, आपका कैपिटल रिजर्व हो, समझा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो, ये सारा चीजों को आपको रिजर्व एंड सरप्लस का अंडर देना है एक नोट के रूप में, नोट नंबर बी। सो नोट नीचे बी तो अलग अलग को लिखने का, हाँ जनरल रिजर्व कितना है, P&L अकाउंट कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, DRR कितना है, CRR कितना है, टोटल करके इधर लाना है। सो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या आया, शेयर कैपिटल आया और रिजर्व एंड सरप्लस आया, ये दोनों को टोटल करेगा, शेयर होल्डर्स फंड्स आउटर कॉलम में लिखोगे। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस। शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट करने के बाद आउटसाइडर्स को पेमेंट करना पड़ता है, आउटसाइड लायबिलिटीज है, इसमें दो आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। मैंने पहले बोला ना, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होता है, जो कर्जा हम लिया उसको एक बरस का अंदर पे करने का बातें नहीं होता, एक बरस से ज्यादा, थोड़ा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जैसा है, इसको हमने नॉन करंट लायबिलिटीज बोलते हैं, समझा। इट एक्सीड एन अकाउंटिंग साइकिल, एक अकाउंटिंग साइकिल को भी, वो सीमा को भी पार करता है, उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी मोर देन 1 ईयर का, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नाम ही बताता है। उसका अंदर क्या आता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में ज्यादा से ज्यादा डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, ये सारा चीजें। अगर आपने प्राइवेट भी लोन लिया 1 ईयर से ज्यादा पीरियड के लिए, उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखाना। आपका एग्जाम के लिए सिर्फ डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का अंदर लिखने से मतलब है ये चैप्टर के लिए। नेक्स्ट है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी 1 ईयर का जाता है, जैसे हमारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड है, समझा, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 1 ईयर से ज्यादा क्रॉस हुआ, समझा, वो आपको इधर लिखना है। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, कोई भी अमाउंट पेबल टू वर्कर्स, एम्प्लॉइज, समझा, एम्प्लॉय का जो लायबिलिटी है 1 ईयर से ज्यादा है, उसको लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में दिखाना है। इवन प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स रहेगा, समझे, कहते हैं ये सारा चीजें आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दिखाना है। सो नॉन करंट लायबिलिटीज में मैंने 3 ही बनाया, 4 था लेकिन 3 बनाया मैंने, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन, 1 ईयर से ज्यादा हुआ खर्चा।
अगर कोई भी रहेगा तो ये तीनों को इधर लिखने का, टोटल करके आउटर कॉलम लिखने का, और इसका नोट सेपरेट CDE में कर लेने का। लेकिन आपको एग्जाम में बायबैक में सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एक आएगा और कुछ सेकंड और थर्ड नहीं आएगा। हो गया। आफ्टर नॉन करंट लायबिलिटीज वी कम टू करंट लायबिलिटीज। आपको पहले बोला अगर आपका कर्ज 1 ईयर का अंदर होता है, 1 अकाउंटिंग ईयर को, 1 अकाउंटिंग साइकिल को क्रॉस नहीं करता, विद इन 1 ईयर होता है, उसको करंट लायबिलिटी बोलता है ना। वो जो वर्किंग कैपिटल है, नॉर्मली डे टू डे बेसिस पे हमने खर्चा किया है क्रेडिटर से, समझे कि नहीं, इससे भी जो भी 1 ईयर से कम लायबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं हमने, करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अगर आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 8-9 महीने के लिए, 1 ईयर से कम, तो इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में लिखने का है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ट्रेड पेबल, अमाउंट पेबल ऑन बेसिस ऑफ ट्रेड। ट्रेड की वजह से जो हम पेमेंट देने को बाकी है, आपको ऑल ऑफ यू नो सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल पेबल, इसको आपको ट्रेड पेबल के अंदर दिखाना है। 100% आपका एग्जाम में ये लिखना, फिल करना पड़ता है ट्रेड पेबल, समझे कि नहीं। सो आपको ट्रेड पेबल ध्यान से देखना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल पेबल ज्यादा से ज्यादा इसका अंदर आता है। ट्रेड का संबंधित कर्जा 1 ईयर से अंदर है। देन करंट लायबिलिटी, उसी तरह बोला मैंने, समझा, कोई भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इंटरेस्ट ड्यू है 1 ईयर का अंदर है, कोई भी बाकी है, समझा, हमारे तरफ से, उसको सब अदर करंट लायबिलिटीज में लिखने का, उसका नोट है एच। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, भाई इससे एम्प्लॉय का संबंधित कोई भी, इनकम टैक्स का संबंधित कोई भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन किया है, उसका पीरियड 1 ईयर से कम है, अकाउंटिंग को क्रॉस नहीं करता है, उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हम लिखते हैं, समझा। सो करंट लायबिलिटी का अंदर क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आता है, ट्रेड पेबल आता है, अदर करंट लायबिलिटी आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आता है, समझे को लिख के टोटल लिखने का। सो पहला वाला शेयर होल्डर्स फंड्स है, उसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटीज है, उसके बाद में करंट लायबिलिटी है, ये तीनों को टोटल करेंगे तो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल होता है। एकदम सिंपल है। बोलो लायबिलिटी साइड को क्या नाम से बुलाएंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर कितना डिवीजन है, 3, एक शेयर होल्डर्स फंड्स, एक नॉन करंट लायबिलिटी, एक करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड्स मतलब क्या है, अमाउंट पेबल टू शेयर होल्डर्स इन वेरियस फॉर्म्स। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब जो कर्जा 1 ईयर का ज्यादा क्रॉस करता है। करंट लायबिलिटी मतलब वो जो कर्जा 1 ईयर से कम होता है। शेयर होल्डर्स का फंड्स का अंदर क्या आता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना टाइप का होता है, 2, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व सरप्लस का अंदर ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व फंड सब आता है, रिजर्व फंड हो, P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस हो, P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस से माइनस करते हैं ना, नेगेटिव जो भी आएगा तो माइनस कर लेते हैं, समझा। उसके बाद कोई भी मींस फिक्टिशियस एसेट है उससे माइनस कर लेते हैं। उसके बाद में आपका CRR, DRR, सिक्योरिटी प्रीमियम सब इसका अंदर आता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म बैंक लोन, डिबेंचर्स सब आता है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इंटरेस्ट ड्यू नॉट पेड, वो सब 1 ईयर का क्रॉस। लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो एम्प्लॉय संबंधित जितने भी प्रोविजन बनाए वो है। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग ज्यादा से ज्यादा बैंक बोरोइंग से, समझा, वो आएगा। ट्रेड पेबल इंपॉर्टेंट है, इसका अंदर आपको सन्ड्री क्रेडिटर और बिल पेबल दिखाना है। अदर करंट लायबिलिटीज में जो भी बचा हुआ 1 ईयर से अंदर का। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी वही, एम्प्लॉय का संबंधित जो भी प्रोविजन बनाया 1 ईयर का अंदर है। ये सारा चीजें आपको बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए इसमें इंपॉर्टेंट है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और ट्रेडेबल, बस इससे ज्यादा आपको करना ना पड़े। वंस अगेन शेयर कैपिटल देखना पड़ेगा तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस का कुछ आइटम्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में डिबेंचर और ट्रेड पेबल। इसके अलावा आपका जो अभी का चैप्टर में कुछ ज्यादा करने को नहीं आएगा। सो लायबिलिटीज ओवर, नाउ गोइंग टू लास्ट पार्ट दैट इज एसेट, वर्टिकल। लायबिलिटी के बाद एसेट आता है। एसेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज नॉन करंट एसेट और नेक्स्ट करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट, वंस अगेन ये इसका डिमार्केटिंग लाइन क्या है, डिमार्केटिंग लाइन क्या है, वही 365 डे का अकाउंटिंग साइकिल। अगर आपका एसेट 1 ईयर से ज्यादा तक आपके पास रहने वाला है, परमानेंट एसेट है, उसका हम नॉन करंट एसेट में दिखाते हैं। और जो भी एसेट लिक्विड है 1 ईयर का अंदर, वो अपना रूप बदलता है, उसको करंट एसेट बोलते हैं। सो नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, उसमें सबसे पहला लेटेस्ट डेवलपमेंट, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE बोलते हैं, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो हमने पहले फिक्स्ड एसेट बोलते हैं उसको अभी PPE बोलते हैं। उसके अंदर 2 है, एक टैंजिबल, एक इनटैंजिबल। टैंजिबल मतलब टचेबल एसेट, आपका बिल्डिंग, आपका लैंड, आपका प्रीमाइसेस, आपका मशीनरी, आपका प्लांट, आपका फर्नीचर, ये सब डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखना है आपको।
उसका वर्किंग जो आपको नोट्स देना है जे में। और इंटेंजिबल एसेट आपको मालूम है, एसेट विच कैन नॉट बी टच्ड है, विच कैन नॉट बी सीन है, विच कैन नॉट बी फेल्ट है, इसमें गुडविल आता है, समझा। आपका इन्वेंशन जितना भी आता है, समझा। उसके बाद में कंप्यूटर के बारे में कुछ आता है, सॉफ्टवेयर जो भी है आता है, समझा आपका। उसके बाद ट्रेडमार्क्स, ये सारा चीजें आपको इंटेंजिबल एसेट में आता है। एग्जाम में नॉर्मली टेंजिबल एसेट आता है, इंटेंजिबल एसेट आता नहीं है। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट 1 ईयर से ज्यादा के लिए आपने किया है उसको बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, समझे क्या नहीं, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, ये सारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा, समझा। एग्जाम में खाली एक ही आता है, कौन सा भी, उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करके आपको ट्रीट करना है। अंडरस्टूड। सो जो भी आप इन्वेस्टमेंट किधर भी किए हैं वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आता है, ट्रेड हो नॉन ट्रेड हो। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने वर्कर्स को दिया होगा, दूसरा कंपनी को, सिस्टर कंसर्न को दिया हुआ, पब्लिक को दिया हुआ, जितने भी एडवांस दिया होगा, ये सारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को भी हमने इधर दिखाना है। 1 ईयर से ज्यादा का लोन्स रहेगा या एडवांसेस रहेगा। उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट, जो भी एसेट बचा है 1 ईयर से ज्यादा का है उसको अदर नॉन करंट एसेट में दिखाने का, समझा। सो नॉन करंट एसेट का अंदर फर्स्ट वाला क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसका अंदर क्या आता है, टेंजिबल एसेट अलग, इंटेंजिबल एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आता है। उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट आता है। ये सारा 1 ईयर का ज्यादा का पीरियड का एसेट्स है। मूविंग टू लास्ट, सेकेंड, करंट एसेट, 1 ईयर का अंदर ये एसेट लिक्विडेट होता है, समझा। उसमें करंट इन्वेस्टमेंट, उसी टाइम में बोला, मूवेबल इमूवेबल, इन्वेस्टमेंट इन LIC, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, हाँ, इन्वेस्टमेंट इन ट्रस्ट, ये सारा मीन्स इन्वेस्टमेंट 1 ईयर से कम रहेगा तो करंट इन्वेस्टमेंट में आपको दिखाना है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। आपको मालूम है इन्वेंट्री को पहले स्टॉक बोलते थे, अभी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल हो सकता है आपका, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, समझे क्या ना, आपको कोई लूज टूल्स हो सकता है, समझे क्या ना, आपका फिनिश्ड गुड्स हो सकता है। ये सारा चीजों को हमने अभी इन्वेंट्री करके दिखाते हैं, पी में आता है ना। क्लोजिंग स्टॉक को ये इन्वेंट्री करके अभी बोलते हैं, एग्जाम में रहता है इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल, दिस इंपॉर्टेंट, हम ट्रेड किया है उससे हमको जो आना बाकी है, सन्डे डेटर्स, बिल रिसीवेबल, समझे, जो 1 ईयर का अंदर आने वाला है उसको ट्रेड रिसीवेबल में दिखाने का एग्जाम में ये आपको आएगा। ट्रेड रिसीवेबल आपको एग्जाम में लिखने को आएगा। नेक्स्ट, पहले कैश इन एंड कैश आउट बैंक थे, अभी उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश आउट बैंक हो, कैश इन हैंड हो, चेक ड्राफ्ट इन हैंड हो, कैश इन ट्रांसिट हो, समझा। ये जो कैश का संबंध है जितने भी है उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अंदर दिखाने का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश इन हैंड, कैश आउट बैंक, ड्राफ्ट, चेक इन हैंड, कैश इन ट्रांसिट, ये सारा आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाना है। उसका नोट है आर। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हम 1 ईयर का अंदर के लिए हमारा वर्कर्स को, आउटसाइडर्स को, अपना सप्लायर्स को या किसी को कोई छोटा लोन दिया है, एडवांस दिया है, उसको शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में दिखाने का। अदर करंट एसेट है ना, अदर करंट एसेट, एडवांसेस नहीं है, अदर करंट एसेट है, समझा। ये अदर करंट एसेट को भी, जो भी बचा हुआ एसेट है जो आपने इधर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता उसको आपको अदर करंट एसेट में दिखाना है, समझा। सो आपका करंट एसेट के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेंट्री आता है, ट्रेड रिसीवेबल आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स आता है और अदर करंट एसेट आता है। सबको टोटल करके आउटर कॉलम में लिखने का। पहला था नॉन करंट एसेट का टोटल, उसके बाद था करंट एसेट का टोटल, दोनों को टोटल करेगा तो टोटल एसेट है आपका। उधर इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल और आपका ये एसेट का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एसेट को कितना टुकड़ा किया है, 2 टुकड़ा, एक का नाम नॉन करंट एसेट, दूसरे का नाम करंट एसेट है ना। नॉन करंट एसेट मतलब 1 ईयर का अबव परमानेंट एसेट है, करंट एसेट मतलब 1 ईयर का अंदर से है ना, वो है। पहले फिक्स्ड एसेट करंट एसेट था, नॉन करंट एसेट बोलते हैं। करंट नॉन करंट एसेट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो भी टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, अलग अलग दिखाना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो भी अलग दिखाना। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट, टोटल करके आउटर कॉलम में। करंट एसेट का अंदर करंट इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो, इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री का अंदर बोला था ना,
रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश्ड गुड्स है, क्लोज टूल्स है, सब लिखने का। ट्रेड रिसीवेबल में सन्ड्री क्रेडिटर्स, हाँ सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये जो ट्रेड का संबंधित रिसीवेबल लिखते हैं। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो सब लिखने का। शॉर्ट टर्म लोन अगर दिया तो वो करंट एसेट जो बचा हुआ इधर लिखने का। प्रीपेड जुटेगा उसको टोटल का आउटर कॉलम में लिखने का, सब टोटल करेगा तो हो गया। समझा? ये था आपका vertical balance sheet. So every company now follow compulsory this format. So your vertical balance sheet is divided into two parts: equity and liabilities and asset. Equity liability में तीन है: shareholders funds, non current asset, current liability और current liability, और asset दो टाइप का है: non current asset और current asset. होप आपको बेसिक फॉर्मेट आपका सामने स्क्रीन में है, और जितना आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं एक्सप्लेनेशन दिया है। ये फॉर्मेट को बाहर करोगे क्योंकि इसके बाद हमारा प्रॉब्लम चालू होने वाला है। सो जब फॉर्मेट को एंट्रीज को बाहर नहीं करोगे हम प्रॉब्लम नहीं कर सकते। सो ये सारा फॉर्मेट और जर्नल एंट्री आपका बुक में सेपरेट किया रखो, समझे? वो आपको बाद में यूज होगा, जो आपको आराम से उसको कर सकता है। समझ में है ना? सो अभी तक हमने 2 दिन थियरी बेसिक, उसके बाद में आपको जर्नल एंट्री और उसके बाद में बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता चुके हैं। तो आपका बेसिक पूरा खत्म। आने वाले दिनों में कितनी भी प्रॉब्लम इसको ऊपर से आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम है वैसे आप सॉल्व कर सकता है। सो आज के लिए इतना ही बस, समझे क्या नहीं? जस्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट है नोट करना, मेमोराइज कर लेना, समझे क्या नहीं? सी यू टुमारो विथ some other topic. Thank you.